नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की हिस्ट्री का पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी दी थी और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताया था। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मूल्यवान साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सबसे मूल्यवान हड़प्पा सभ्यता का सबसे मूल्यवान क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसलिए सब बच्चे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं। ये चारों क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन इसका आंसर लगभग एक ही होगा। ठीक है ना दोस्तों। पहले अध्याय का ये लगभग सबसे कीमती क्वेश्चन है, इसलिए 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। 1 मार्क्स, 8 मार्क्स, 3 मार्क्स, हर टाइम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके पढ़ाता हूँ और उसके बाद हम आंसर पे चलेंगे। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी? स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट बात थी, यानी जो सबसे मूल्यवान बात थी, वो थी इसकी नगरीय व्यवस्था। तो यहाँ से पहले स्पष्ट हो जाता है हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब हमें बताना ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो उसके हमारे पास स्रोत क्या हैं, तो मैं ये आपको आगे बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार से वर्णन करें। तो लगभग ऊपर वाला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन लगभग सेम है। उसके बाद 2 अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा का मतलब होता है विशेष। ठीक है दोस्तों, अनूठा मतलब सबसे अलग। जो सबसे अलग विशेषताओं में से एक था, वहाँ के शहरी केंद्र थे। तो लगभग नगर और शहर एक जैसे ही बात होती है, तो कुल मिला के यहाँ भी वो आपसे शहरों की विशेषताओं के बारे में ही पूछ रहे हैं। तो मैं आपको अंतिम क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन लगभग सेम है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण शहर थे। तो यहाँ की जो नगर योजना थी उसी पर ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इन चारों क्वेश्चनों में एक बात कॉमन ये है कि इनका जो आंसर निकलेगा वो लगभग सेम होगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये 4 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। उम्मीद करूँगा या बोर्ड में कभी भी एग्ज़ाम क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 4 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब इसके हम आंसर को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ आंसर के रूप में। नियोजित शहर पहला पॉइंट है हमारा, नियोजित शहर। तो आप पॉइंटों और सब पॉइंटों पे ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है नियोजित शहर। हाँ, हड़प्पा सभ्यता एक नियोजित सभ्यता थी। शहरों का निर्माण नियोजन प्लानिंग के करके किया जाता था। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के साथ एक नगरीय सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता एक नियोजित सभ्यता थी। नियोजित सभ्यता का अर्थ होता है जहाँ पर शहरों का निर्माण प्लानिंग के तौर पर किया गया था। ऐसा नहीं कि लोगों ने कहीं भी अपने घर बसा दिए थे। प्लानिंग का मतलब समझते हैं ना दोस्तों आप, यानी एक स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर कदम उठाए गए थे। अब वो किस टाइप के स्टेप बाय स्टेप कदम थे, मैं आपको नीचे स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, बस्ती का विभाजन। तो दोस्तों, आपने बुक में भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो बस्ती का विभाजन हड़प्पा सभ्यता में 2 टाइप का था। पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। जैसा कि आप दुर्ग की विशेषता देख रहे हैं, दुर्ग निचला शहर के मुकाबले छोटा था। और यहाँ पर शाही परिवार, शाही का मतलब होता है दोस्तों उस समाज का, यानी हड़प्पा समाज का सबसे उच्च वर्ग में जैसे पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग और शासक वर्ग, ये दुर्ग में रहा करते थे। और जो आम जन थे, आम जन का मतलब सामान्य लोग थे, शिल्पकार, आम लोग, सब्जी वाले वगैरह वगैरह, इस टाइप के लोग निचला शहर में रहा करते थे। और दोनों की ही कॉमन एक विशेषता थी, दोनों ही किले बंद थे। ठीक है दोस्तों, ये दुर्ग और निचला शहर की विशेषता थी, इस बात को ध्यान रखना। तो ये सबसे पहली बात है, नगर योजना की भी विशेषता है। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, विशाल स्नानघर। दोस्तों, ये काफ़ी मूल्यवान क्वेश्चन है, आपका इस 8 मार्क्स में भी कवर हो जाएगा। अगर ये 3 मार्क्स में अलग आता है विशाल स्नानागार के बारे में,
तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने विशाल स्नानागार की यहाँ पर बहुत सी विशेषताएं दी है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय था। जलाशय आप समझते हैं ना, जैसे स्विमिंग पूल टाइप होता है ना, आयताकार आप शेप समझते हैं ना, एक डिब्बे की तरह, ठीक है। तो एक आयताकार जलाशय था, और आयताकार जो जलाशय था, आप कल्पना करें अपनी आँख के सामने, उसके आयताकार जलाशय में उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ थी, ठीक है ना, तल तक जाने के लिए, ताकि जो उसका जैसे देखिए दोस्तों, जैसे आपने स्विमिंग पूल को देखा होगा, सेम उसी तरीके से। उसके बाद स्नानागार को, विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बना था। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत मूल्यवान विशेषता है। जो हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार जो मिला था, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि विशाल स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मैं इसके बारे में आपको और आगे ही बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान रखना, विशाल स्नानागार जो बनाया गया है वो पक्की ईंटों से बनाया गया। पक्की ईंटें क्या होती है दोस्तों? देखिए, पक्की ईंटें आप बड़ा सरल तरीके से आप समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। ईंट बनने का एक प्रोसेस होता है। पहले क्या होता है, मिट्टी के गारे को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद गीला कर ईंट की शेप दी जाती है, और उन ईंटों को सुखाकर भट्टे में जब पकाया जाता है तो वो पक्की ईंट बन जाती है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में भी पक्की ईंटों का इस्तेमाल हड़प्पावासी करते थे। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट देखिए आप, ईंटों को चिपकाने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, उस समय सीमेंट वगैरह तो था नहीं, लेकिन एक प्रकार का गारा होता था जिप्सम के, ठीक है। उस माध्यम से हड़प्पा ईंटों को आपस में जोड़ा जाता था। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों आप, जलाशय के आसपास कपड़े बदलने के लिए कमरे थे, ठीक है दोस्तों। जो हमें मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो उसके आसपास कपड़े बदलने के लिए कमरों का भी बंदोबस्त किया जाता था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है वो एक बहुत मूल्यवान स्नानागार रहा होगा अपने समय पर। उसके बाद अंतिम पॉइंट देखिए, मान्यता के अनुसार विशाल स्नानागार में धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य होते थे, ठीक है दोस्तों। धार्मिक अनुष्ठानिक का मतलब होता है कि यहाँ कोई धर्म से जुड़ा कार्य हुआ करता होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में स्नान को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो एक अनुमान ये लगाया गया है कि जो हमें मोहनजोदड़ो से सिर्फ एक ही स्नानागार जो प्राप्त हुआ, एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, वो किसी धार्मिक आयोजन के लिए उसको बनाया गया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ठीक है दोस्तों। अगर ये कोई 8 में है, 3 में, आप इसको देख लेना। उसके बाद अगली विशेषता दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माल गोदाम, विशाल माल गोदाम या विशाल अन्नागार। आप अन्नागार का भी यूज़ कर सकते हैं या माल गोदाम का भी। माल गोदाम की क्या विशेषता थी? माल गोदाम का ऊपरी हिस्सा लकड़ी से बना होता था, फर्श पक्की ईंटों से बना होता था। माल गोदाम का इस्तेमाल अधिशेष उत्पादन रखने के लिए किया जाता था। जैसे कि मैं आपको फिर स्पष्ट कर देता हूं कि हमें माल गोदाम भी मोहनजोदड़ो के दुर्ग से ही प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, मोहनजोदड़ो के दुर्ग से हमें 2 संरचनाएं, विशाल संरचनाएं प्राप्त होती है। पहला अन्नागार, दूसरा विशाल स्नानागार। इसलिए आपका इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आप इन दोनों पॉइंटों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। विशाल दुर्ग से हमें 2 संरचनाएं प्राप्त हुई, विशाल माल गोदाम और विशाल स्नानागार, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट, जल निकास प्रणाली। जल निकास का मीनिंग होता है दोस्तों जल को निकालने की व्यवस्था, ठीक है ना। जैसे आज भी हम देखते हैं हमारे पास भी एक नालियों का एक सिस्टम है, तो क्या उस समय लोगों के पास ये सिस्टम था? जी हाँ दोस्तों, उस समय हड़प्पावासी अपने जल निकास के बारे में काफ़ी ज़्यादा जागरूक थे, ठीक है। वहाँ के हमें जल निकास प्रणाली के माध्यम से पता चलता है। आइए हम जल निकास प्रणाली की विशेषताओं को समझते हैं। पहला पॉइंट है, एक नियोजित व्यवस्था, प्रत्येक घर में स्नानागार होता था। ध्यान रखना दोस्तों, हड़प्पा के प्रत्येक घर में खुद का एक स्नानागार होता था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज भी कुछ लोगों के घरों में अपना कुछ सेपरेट स्नानागार नहीं होता, लेकिन हड़प्पा के प्रत्येक घर में हमें स्नानागार प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला पॉइंट, घर का गंदा पानी नालियों में मिलता था, ठीक है दोस्तों। जैसे आज का सिस्टम होता है ना, जो हमारे बाथरूम का जो पानी होता है वो नालियों में मिल जाता है, फिर आगे चल के ये जो नालियाँ हैं वो बड़े नालों में मिल जाती हैं, और बड़े नाले आगे चलकर
नदियों में मिल जाते हैं। इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी, यानी आज से 5000 साल पहले भी ये सिस्टम था। ये अपना में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट, नालों का निर्माण, ठीक है। नालियों वहाँ पर कैसे बनाए जाते थे, इसका भी बंदोबस्त था। आज की नालियाँ आप लोगों ने देख रखी होगी, लेकिन आज से 5000 साल पहले हड़प्पा के लोगों ने नालियों का निर्माण किस तरीके से किया था, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी, ठीक है दोस्तों। नालियाँ पक्की ईंटों का हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी महत्व था, क्योंकि घर, मकान, नालियाँ, सड़कें लगभग पक्की ईंटों से ही बनी होती थी। आवास नालियों से जुड़े होते थे, ठीक है दोस्तों। ये आप समझते होंगे सेम आज की ही तरह, जैसे हमारे घर का जो बाथरूम होता है वो किसी न किसी नाली से जुड़ा होता है। इसी तरीके से प्राचीन काल हड़प्पा काल में भी वहाँ के प्रत्येक स्नानागार का जो एक आवाज़ दीवार जो होती है, जो नाली से जुड़ा होना जरूरी था, ताकि घर का गंदा पानी नालियों के माध्यम से बड़े नालों में मिल जाए, ठीक है दोस्तों। और नालियों की सफाई की जाती थी। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नालियों की वहाँ पर दिन रात सुबह शाम, मतलब कहने का मेरा अर्थ है कि सफाई व्यवस्था पूरी थी। क्यों? क्योंकि नालियों का आकार बेहद ही ज़्यादा एक विशाल था, क्योंकि नालियाँ बहुत बड़ी थी, इससे स्पष्ट होता है। और नालियों को ढकने की व्यवस्था भी थी, इससे स्पष्ट होता है कि नालियों की सफाई चलती रहती थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य का मतलब होता है आवास का निर्माण। गृह माने घर होता है, यानी वहाँ पर आवास निर्माण की व्यवस्था क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। घर पक्की ईंटों से बने होते थे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ घर 2 मंजिला भी होते थे। ध्यान रखना दोस्तों, आज से 5000 साल पहले भी कुछ घर थे हड़प्पा के जो 2 मंजिला भी हुआ करते थे, यानी इनको हड़प्पा वासियों को सीढ़ियों का भी ज्ञान था, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ लिखना भूल गया कि हड़प्पा के घरों में कुछ घरों में हमें खिड़कियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। यानी इसका अर्थ ये निकलता है कि हड़प्पा के लोग अपने घरों में खिड़कियाँ नहीं बनवाते थे। तो जाहिर सी बात हो सकती है, इसका एक कारण प्राइवेसी हो सकता है। नहीं चाहते थे हड़प्पा के लोग कि उनके घर की बातें कोई और सुने, शायद ऐसा अनुमान इतिहासकारों के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट, घर के आंगन में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते थे। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, हड़प्पा के लोगों के लिए आंगन का बेहद ही महत्व होता था, ठीक है। आंगन के अंदर वो अपने महत्वपूर्ण कार्य करते, जैसे बुराई, निराई, कटाई, खाना बनाना इत्यादि। और समय आने पर ठंड के मौसम में वो बातचीत भी करते थे। आंगन आज भी लोगों के घरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक घर में स्नानागार होता था, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हर घर में वहाँ पर अपना एक स्नानागार होता था, ठीक है। उसके बाद राहगीरों के लिए 700 कुओं की व्यवस्था थी, ठीक है ना। वहाँ पर जो राहगीर थे, वहाँ पर राहगीरों के लिए कुओं की व्यवस्था भी की गई थी। और अभी तक के हमें हड़प्पा में 700 कुएँ प्राप्त हुए हैं। 700 कुएँ प्राप्त हुए दोस्तों, ये संख्या जरूर ध्यान रखना, कितने कुएँ? 700, क्योंकि CBSE MCQ के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन दे सकती है। उसके बाद दोस्तों 8वां पॉइंट, सड़कें व गलियाँ। सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, सड़कों व गलियों को ग्रिड पद्धति। देखो दोस्तों, ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि गलियों का एक दूसरे को समकोण पर काटना। यानी जो वहाँ की गलियाँ थी, हड़प्पा सभ्यता की गलियाँ थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अब अगर आप इसको मतलब नहीं समझ पाएँ तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। जैसे आज वर्तमान समय में जो आज हमारे सोसाइटी की जो गलियाँ होती ना, सेम इसी तरीके से हड़प्पा नगरों में भी गलियाँ हमें देखने को प्राप्त हुई है, ठीक है। उसके बाद गलियों की चौड़ाई बेहद ज़्यादा होती थी दोस्तों। आज के समय पे तो गलियों की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हड़प्पा काल में गलियों की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उसके बाद दोस्तों अंतिम पॉइंट, सफाई व्यवस्था। हड़प्पा के लोग अपने घरों की सफाई रखने में काफ़ी माहिर थे। इस सफाई के मामले में कई बातें स्पष्ट होते, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई व्यवस्था पर ध्यान देते थे। शौचालय की व्यवस्था थी, नालियाँ ढकी होती थी, जल निकास अच्छा था। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि हड़प्पा के लोग सफाई व्यवस्था पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। तो यहाँ पर आपका 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, क्या हड़प्पा वासी सफाई व्यवस्था पर ध्यान देते थे? तो आपका आंसर हाँ होना चाहिए। जब हाँ होगा तो उसके आप तर्क क्या देंगे? नालियाँ बड़ी थी, नालियों की सफाई होती थी, प्रत्येक घर में स्नानागार था, इत्यादि करके आप क्वेश्चन को
लिखना होगा। तो दोस्तों नगर योजना से संबंधित मैंने आपको यहाँ हड़प्पा सभ्यता के 9 पॉइंट बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप सबको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है। और एक अंतिम पॉइंट मैं आपको 10वां पॉइंट भी बता सकता हूँ, आप ईंटों का निर्माण भी लिख सकते हैं क्योंकि वहाँ की ईंटें विशेष थी, तो आप ईंटों के निर्माण के माध्यम से भी उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में है, 3 मार्क्स में है या 8 मार्क्स में है या पैसेज में है, आपको अच्छे तरीके से कर लेना है इसको। मैं दोस्तों इतना ही कर सकता था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। और दोस्तों मैं आपको फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का सबसे कीमती यानी मूल्यवान क्वेश्चन है, जिसके आने के 100 में से 100% चांस होते हैं। मैंने आपको पॉइंट बताए, सब पॉइंट बताए, आप सेम टू सेम भी लिख देंगे तो आपके नंबर पक्के आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई गलती हो तो आप तब भी हमें आप ज़रूर बताएं, और कोई आपका क्वेश्चन हो तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, और आने वाले वीडियो में इस चैप्टर को हम पूरा कर देंगे। और दोस्तों अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब से हम हमारी वीडियो में हिस्ट्री की ही वीडियो बनाएंगे काफ़ी लंबे समय तक। यानी हम पहले फर्स्ट बुक को कवर करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस को, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो को मैं यही विराम देता हूं दोस्तों। मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।